तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी के अपने स्मार्ट क्लासेस एक्स्ट्रा चैनल में। देखिए आज का जो क्लास होगा ये हम रोमन सिविलाइजेशन के अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कल के चैप्टर में हम लोगों ने रोम का मुख्य राजाओं के बारे में जाना, इसमें हमें जूलियस सीजर और ऑगस्टस जैसे महान राजा मिले। उसी तरह आज के चैप्टर में हम उन चीज़ों को जानेंगे जो रोम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि रोम के आने के बाद कैसे इस दुनिया में बदलाव आया। आज की जो अदालतें हैं, जो संसद है, चर्च हैं, सड़कें और शहर हैं, ये सब कहीं ना कहीं रोम की ही एक छाया है। रोम सभ्यता एक साम्राज्य नहीं बल्कि मानव इतिहास की रीढ़ थी। और आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली रोम से जुड़े संस्कृतियों के बारे में, उनके कानूनों के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनके रिलीजियन और रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह रोम जो था 753 ईसा पूर्व में अपने अस्तित्व में आया। एक नदी जिसका नाम टाइबर था, रोम ने यहाँ विकास किया। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ और चीज़ों को हम जानते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर देखा जाए तो ये कहानी जो था ना रोम का, ये कहानी की शुरुआत होती है इटली की एक छोटी सी नदी टाइबर के किनारे से। यहाँ दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, रोमुलस और रेमुस। याद रखिएगा, इन दो जुड़वा बच्चों का नाम था रोमुलस और रेमुस। बात है कि ये दो जुड़वा बच्चे जन्म तो लिए, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं या इनका जो स्थान था ये बहुत अलग था। कहा जाता है कि इन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था जंगलों के बीचों बीच, जहां एक मादा भेड़िया ने इन्हें पाला, ऐसा कहा जाता है। 753 ईसा पूर्व रोमुलस ने रोम शहर की स्थापना की और यही वर्ष रोम का आधिकारिक जन्म वर्ष माना जाता है। शुरुआत में अगर देखा जाए तो रोम एक बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि कमज़ोर देश में से एक था या कमज़ोर साम्राज्य में से एक था। लेकिन धीरे धीरे रोम की बैलेंसिंग सिस्टम, रोम का अनुशासन और रोम के चलने की तरीके ने रोम को एक अस्तित्व देने का काम किया। अगर आप देखें तो जो भी देश जो नियम कानून का सही तरीके से पालन करता है, जो देश सही रूप से अपना विकास करता है और जो देश अपने आप को सैचुरेटेड रखता है, वो सभी चीज़ें एक देश का विकास में मुख्य योगदान देता है। अगर देखा जाए तो रोम एक ऐसा देश था जिसने ना सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया, बल्कि अनुशासन और अनुशासन से जुड़े हर वो काम को आगे बढ़ाया जिससे वो डेवलप कर सकता था। आज के समय में भी हम देख सकते हैं जिसमें जापान, चाइना जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर कहा जाए बेसिकली रूप से तो रोम केवल एक शहर नहीं था, रोम एक व्यवस्थित जीवन प्रणाली था। जहां अगर हम देखें यूरोप की तरफ तो यूनान ने हमें दर्शन दिया, यानी दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया, विज्ञान दिया। वहीं रोम ने हमें शासन करना सिखाया, कानून बनाना सिखाया और समाज को चलाना सिखाया। यही कारण है कि आज भी दुनिया के अधिकतर देश की राजनीतिक, कानूनी और धार्मिक संरचना में रोम दिखाई देता है। अब देखिए आज भी जो कानून व्यवस्थाएं हैं, आज भी जो जितने भी कलाएं हैं, कहीं न कहीं रोम से अटैच्ड हैं और सब रोम की छाया मानी जाती है। ये रोम जो कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिथक भी थे, भूगोल और वास्तविकता भी थी। तो सबसे पहले कुछ पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि रोमुलस और रेमस ये दो भाई थे और ये दोनों भाई का जन्म कहाँ होता है? एक जंगल में, जहाँ पर एक मादा भेड़िया द्वारा इन्हें पाला जाता है। और यहीं से रोमुलस जो था वो रोम की स्थापना करता है 753 ईसा पूर्व में। जब वो बढ़ता है, जंगल की वादियों में रहता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करके उस क्षेत्र को बढ़ाता है। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई है क्या? इसकी ऐतिहासिक सच्चाई ये कहती है, जो कई किताबों में अंकित है, ऑक्सफोर्ड और जिनके जितने भी बड़े बड़े किताब हैं, वो ये कहते हैं कि इटली के लैटियम क्षेत्र में ये बसा हुआ क्षेत्र था, टाइबर नदी में, जहाँ व्यापार और रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के समय में जो व्यापार होता था वो नदी मार्ग से, समुद्र मार्ग से, जल मार्ग से होता था। तो टाइबर नदी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और चूंकि टाइबर नदी के किनारे व्यापार बहुत अच्छा था और जहाँ व्यापार अच्छा होगा वहाँ की रक्षा तंत्र भी अच्छे होंगे, वहाँ व्यवस्थाएं भी अच्छा होंगी। तो कहीं न कहीं
रोम का जो डेवलपमेंट था, इस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बिजनेस यानी व्यापार और रक्षा तंत्र बहुत एक्टिव था। दूसरा चीज़ कि रोम जो है पहाड़ियों पर बसा शहर था, इसीलिए प्राकृतिक सुरक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप बोले तो देखिए रोम कहीं न कहीं अगर उसका बनावट देखें तो हमारे क्षेत्र के जो विजयनगर साम्राज्य था उससे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड था। तो जिस तरह से विजयनगर साम्राज्य चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था, उसी तरह से रोम को भी एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र बसा था ये प्राकृतिक सुरक्षा यानी कि पहाड़ों, पर्वतों, झीलों, नदियों, घाटियों इनसे फैला हुआ जगह था, जहाँ पर मानव सभ्यता बहुत अच्छे से फल फूल सकती थी। अगर देखें तो रोम की स्थिति ने उसे कैसे बनाया, तो बोलता है रोम की स्थिति ने उसे बनाने का सबसे मुख्य काम किया वहाँ के सैनिक और सैनिकों के अंदर जो एक बैलेंसिंग सिस्टम था, मतलब अनुशासन में। सैनिक रूप से मजबूत हुआ रोम, व्यापारिक रूप से सक्षम हुआ। ठीक है, व्यापारिक रूप से रोम बहुत ज़्यादा सक्षम भी था और सैनिक रूप से ये बहुत मजबूत भी था। तो चूंकि इसके पास व्यापार से बहुत अधिक टैक्स मिलता था, सेना इसकी बहुत ताकतवर थी, तो रोम की जो नीतियाँ थी वो बहुत प्रभावशाली थी। अब जानते हैं रोम समाज, ठीक है, या रोमन समाज, जिनका जीवन ढांचा कैसा था। अगर देखा जाए तो रोमन समाज अनुशासन आधारित था, परिवारवाद था, पिता सर्वोच्च होता था, बच्चे, पत्नी और दासों पर भी अधिकार होता था। ठीक है, परिवार यानी कि राज्य की छोटी इकाई होती थी। तो रोम सभ्यता में हम देखते हैं कि जो परिवार होता था वो एक राज्य का, एक देश का सबसे छोटा इकाई होता था और उस इकाई का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। ठीक है, जिसे पैटर फैमिलीज कहा जाता था, जो पितृसत्ता होते थे। उसके बाद सामाजिक वर्ग अगर देखा जाए तो रोम जो था ये मुख्य रूप से कुलीन, सीनेट और जमीनी मालिक के आधार पर बटा हुआ था, क्योंकि कुलीन वर्ग वो वर्ग होता था जो बहुत अमीर वर्ग था। ठीक है, जो पैट्रिशियंस होते थे, ये देखिए कुलीन, सीनेट और जो जमीनी मालिक होते थे इनको पैट्रिशियंस कहा जाता था। क्या कहते थे? पैट्रिशियंस। ठीक है, और इसमें कुलीन वर्ग आता था। क्या था कुलीन वर्ग? कुलीन वर्ग वो वर्ग होता था जो बहुत अमीर होता था, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते थे, अच्छा संपत्ति होता था, जिनके हजारों नौकर, दास, दासियां ये सब होते थे। उसी तरह सीनेट जो होता था वो कुलीन वर्ग के अधीन रहते थे, जिसमें जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि 5 से 10 लोग होते थे जो पूरे देश को नियंत्रण करने का क्षमता रखते थे और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम पूरे देश पर लागू होता था। उसके बाद जिसके पास ज़्यादा जमीन है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास ज़्यादा खेती होती थी, जिसके पास अधिक मजदूर होते थे, वो सब पैट्रिशियंस कहलाते थे। तो हम कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग, सीनेट पर नियंत्रण और जमीन के मालिक, ये तीनों पैट्रिशियंस होते थे। तो ये पहला वर्ग था समाज का, जो था पैट्रिशियंस। दूसरा वर्ग था प्लीबियंस। ठीक है, क्या वर्ग था? प्लीबियंस। अब ये प्लीबियंस में कौन आते थे? किसान, व्यापारी और इससे जुड़े जो सेना और अधिकारों के लिए जो संघर्ष करते थे। तो प्लीबियंस में किसान, व्यापारी आते थे। इन्हीं किसान व्यापारियों से सेना जो थी वो खड़ी होती थी और सेना जो थी वो रोम की रीढ़ की हड्डी थी। अधिकारों के लिए कई लोग संघर्ष करते थे। ठीक है, और उन संघर्षों में अधिकतर किसान और व्यापारी वर्ग आता था। तो एक तरफ जहाँ पैट्रिशियंस होते थे जो अमीर वर्ग होता था, दूसरा प्लीबियंस होते थे जिसमें किसान और व्यापारी वर्ग आता था। और इसी में सेना को भी रखा गया, क्योंकि सेना जो थी वो सेकंड स्टेज में कहीं न कहीं ये देश की रीढ़ होती थी। और इसके अलावा जो किसान और व्यापारी होते थे वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करते थे। अगला स्लेव्स। कौन होते थे स्लेव्स? ये स्लेव्स होते थे युद्धबंदी, जो युद्ध में बंधक बनाए जाते थे। इन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन शिक्षा प्राप्त दास शिक्षक भी बनते थे। आप ये बोल सकते हैं कि स्लेव्स लोग जो होते थे वो सबसे निम्न कैटेगरी का होते थे, जिनको कोई अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा प्राप्त दास शिक्षक भी इनमें बनते थे। यही वर्ग संघर्ष आगे चलकर रोमन कानून की नींव बना। तो यही वर्ग जो था, स्लेव्स वर्ग जो थे, यही लोग आगे बढ़कर रोमन कानून की नींव को बनाते हैं। क्या था रोमन कानून? जरा इसको विस्तार से जान ले। देखिए, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आप किसी भी देश को अच्छा से चलाना चाहते हैं तो उस देश को अच्छा से चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उस देश की कानून व्यवस्था को अच्छे तरीका से मानना।
अच्छे तरीके से जानना और अच्छे तरीक़ा से उसको समझना, वहाँ के लोगों के कल्चर को समझना, वहाँ की व्यवस्थाओं को समझना, वहाँ के कानून व्यवस्थाओं को सही बना के रखना। तो कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पैट्रिशियंस मनमानी करते थे। जो सबसे ऊंचा वर्ग के लोग होते थे ना, वो हमेशा क्या करते थे? अपने में मनमानी करते थे। वो मनमानी इस चीज़ का करते थे कि वो गरीबों को या जो निम्न वर्ग होते थे उनके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें उनका अधिकार देने से वंचित कर सकते थे। इसीलिए कानून की आवश्यकता पड़ी। तो पैट्रिशियंस की मनमानी को रोकने के लिए, प्लेबियंस को न्याय नहीं मिलता था इसके लिए, और विद्रोह की स्थिति को सुधारने के लिए कानून की आवश्यकता होती थी। तो हम कह सकते हैं कि पैट्रिशियंस की मनमानी, प्लेबियंस की न्याय नहीं मिलना और विद्रोह की स्थिति को संतुलित करने के लिए कहीं न कहीं कानून की आवश्यकता तो थी। आज भी दुनिया में लगभग जितने देश हैं, सब में अपनी एक नियत कानून व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पे दुनिया चलती है। और दुनिया का जो पूरा डेकोरेशन है, पूरा दुनिया का जो एक माहौल है, पूरा दुनिया का जो एक ढांचा है, वो कानून के आधार पे ही चलता है। अगर इसमें कहीं भी चूक हो तो विद्रोह हो सकता है, तो न्याय, बहुत सारे बेगुनाहों को न्याय नहीं मिलेगा, और जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग पर और ज़्यादा हावी हो जाएगा। उसके बाद अगर रोम में देखें तो रोम में आपको एक 12 टेबल मतलब 12 ढांचों का एक कानूनी तख्ता मिलेगा। यह दुनिया का पहला सार्वजनिक लिखित कानून था, जिसको 12 टेबल्स या 12 मेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 450 ईसा पूर्व तक व्याख्यात करता है। ठीक है, 450 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। इसमें विस्तार से नियम बताए गए। क्या नियम था? नागरिकों का कानून था। इसमें कौन नागरिक है, किसे वोट का अधिकार है, ये सभी चीजें बताया गया था पहला तख्ता में, जो पहला तख्त बोलते हैं। टोटल कितने तख्त थे? 12 तख्त थे। जिसमें पहला था नागरिक कानून के आधार पर, जिसमें बताया गया था कौन नागरिक है और किसे वोट का अधिकार है। दूसरा था पारिवारिक कानून, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सभी बातें लिखी गई थी। तो दूसरा क्या था? पारिवारिक कानून, जिसमें विवाह के बारे में बताया गया था, तलाक के बारे में बताया गया था और उत्तराधिकार के बारे में बताया गया था। तीसरा जो तख्त था वो था संपत्ति का कानून, जिसमें जमीन का स्वामित्व और सीमा विवाद को रखा गया था। ठीक है, उसी तरह से जो मुख्य है उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। इसमें चौथा था आपराधिक कानून, जिसमें चोरी, हत्या और सजा का प्रकार बताया गया था। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पर संविधान जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जैसा करते हो उसी के आधार पे आपको क्या किया जाता है? संविधान में सजाएं दी जाती है। संविधान की धारा, आईपीसी और जो भी धाराएं होती है उसके आधार पे आपको सजा मिलता है। उसी तरह से जो चौथा तख्ता था उसमें आपराधिक कानून को रखा गया था। इसमें चोरी, हत्या और सजा के प्रकार के बारे में बताया गया था। यह पहली बार था कि कानून भावनाओं पर नहीं, नियमों पर आधारित था। ठीक है, इसलिए कानून अंधा होता है, ना वो अमीर देखता है ना वो गरीब देखता है। वो अगर जुर्म किया है किसी ने, तो दोषी को दोष और निर्दोष को बचाने का काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये पहला ऐसा हो सकते हैं कानून व्यवस्था बनाया गया जहां भावनाओं पर नहीं, नियमों पर इसको आधारित किया गया था। अब देखिए रोमन कानून की दार्शनिक आत्मा, इसको जरा जानते हैं। कहता है कानून राजा से ऊपर है। ठीक है, इसमें साफ कहा गया है कि जो कानून है वो राजा से ऊपर माना गया। अपराध सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष कहलाता है। हमारे देश में भी अगर आज भी देखिए किसी को पुलिस पकड़ के ले जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। जब तक उसका कानून सिद्ध नहीं होगा वह निर्दोष ही माना जाता है। तो यहाँ भी साफ लिखा हुआ है कि कानून राजा से ऊपर होता था। अपराध सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष होता है और सबूत और गवाह इसमें अनिवार्य होता है किसी को दोषी ठहराने के लिए। बात समझ में आ गया? जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट, संविधान और नागरिक अधिकार हैं, रोम में ये सभी चीजें थी। तो ये सभी चीजें किसकी देन थी? ये सभी चीजें रोम के कानून की देन थी। जो आज भारत जैसा एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, नागरिक अधिकार हैं, वो सभी कहीं न कहीं रोमन कानून की भी देन मानी जाती है। अगर हम दूसरे टॉपिक में जाएं तो बात होता है रोमन कला का। और अगर इसको गहराई से जाने तो देखिए रोमन कला जो था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अलग थी यूनानी कला से। क्योंकि कहीं जहाँ यूनानी कला में आदर्श शरीर, पूर्ण सौंदर्य को दिखाया जाता था। ठीक है, एक आदर्श शरीर, सुडौल शरीर, स्वस्थ शरीर को दिखाया गया और पूर्ण खूबसूरती को दिखाया गया। वहीं रोमन कला में
यथार्थ, उम्र और भावनाओं को दिखाया गया। मतलब रोमन कला में आपको इमोशनली अट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ की जो मूर्ति कला थी ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक थी। सम्राटों की असली शक्ल दिखाई गई, जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, थकान दिख रहा है और सत्ता का प्रभाव दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रोमन कला की मूर्तियाँ में जो अट्रैक्शन है, जो उनकी मूर्तियों का जो डिजाइन है, उसमें सम्राटों की असली शक्ल को बताने का प्रयास किया गया। जहाँ यूनानी कला में राजाओं को खूब सजा धजा के दिखाया गया है, वहीं रोमन साम्राज्य में या रोमन कला में आपको जो भी राजाओं की मूर्तियां मिलेगी, उनके चेहरों पर झुर्रियां तो दिखाया गया है, उनके चेहरों पर वो सिकन को दिखाया गया है, सत्ता का प्रभाव दिखाया गया है, थकान दिखाया गया है, ताकि आप उसके उस भावना को समझ सकें, मूर्ति और पेंटिंग्स के उस भावना को समझ सकें कि किस तरह रोमन सभ्यता जो थी बहुत प्रख्यात थी, किस तरह रोमन कलाकृति जो थी वो बहुत ही अद्भुत थी। उसके बाद अगर देखें तो चित्रकला में पोम्पी और हेरुक्लियम ये दो बहुत फेमस चित्रकला है, जिसमें पोम्पी और हेरुक्यूलेनियम ये दो बहुत फेमस है। पोम्पी और हेरुक्यूलेनियम ये घरेलू जीवन के बारे में बताती है। यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा रोम की बाजार व्यवस्था और त्योहारों के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि रोम के पास भी एक अजूबा है। ठीक है, तो रोम ने अपनी चित्रकलाओं से भी लोगों को आकर्षित किया और इनकी चित्रकलाएं इतनी विशेष थी कि इसे आज भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। रोमन कला समाज का दर्पण थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि रोमन कला जो थी वो समाज का एक दर्पण थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो रोमन वास्तुकला और इसकी इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा गजब थी, बहुत ही ज़्यादा गजब। तकनीकी क्रांति में देखें तो रोमन कला में अगर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना देखना है तो आप कंक्रीट का आविष्कार देखिए। ठीक है, इन्होंने कंक्रीट का आविष्कार किया, आर्क प्रणाली शुरू किया और डोम संरचना शुरू की। ये रोम की देन थी। इसके बाद ये वही रोम था जहाँ पर कोलोसियम का निर्माण हुआ। क्या था भाई कोलोसियम? ये आप फोटो में देखिए कि क्या है कोलोसियम। किस कोलोसियम की बात मैं कर रहा हूँ? ये वो जगह है जहाँ पर एक बार में 50,000 दर्शक उस समय में बैठ सकते थे। तो भाई ये लोग बैठते क्यों थे? ये भी तो था, ये कोलोसियम में लोग बैठते क्यों थे? क्योंकि यहाँ ग्लैडिएटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लैडिएटर, बहुत जगह पे ग्लैडिएटर बोलते हैं, बहुत जगह पे ग्लैडिएटर बोलते हैं। तो ग्लैडिएटरों का युद्ध होता था। क्या होता था ये ग्लैडिएटर? ये योद्धा होते थे और ये योद्धा ऐसे युद्ध करते थे जिसमें इनकी जान भी चली जाती। तो एक तरह से ये युद्धों को देखने के लिए कोलोसियम जैसे बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए थे और ये स्टेडियम बहुत अद्भुत होते थे। इन स्टेडियमों में राजनीतिक नियंत्रण का साधन भी था ये स्टेडियम, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े बोल सकते हैं कि राजा का एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, राजा अपनी भावना का सभाओं को बैठाते थे, तो यहाँ पर ये राजा अपनी सभाओं को भी करते थे। तो तकनीकी क्रांति में देख सकते हैं कि कंक्रीट का आविष्कार किसने किया? रोम ने। आर्क प्रणाली का किसने आविष्कार किया? रोम ने। डोम संरचना किसने तैयार किया? रोम ने। तो प्रमुख निर्माण इसमें कौन आता है? आता है कोलोसियम, जो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था और ये स्टेडियम जो था 50,000 दर्शकों को ले सकता था। और यहाँ क्या होता था? यहाँ एक खेल होता था ग्लैडिएटर का, जो मौत का तांडव करता था, जहाँ हथियारों का यूज करना पूरी तरह से ओपन था और बहुत ही ताकतवर युद्ध होता था। एक राजनीतिक नियंत्रण साधन भी था ये। उसके बाद एक्वेडक्ट्स, ठीक है, एक्वेडक्ट्स क्या था भाई? पहाड़ों से पानी तक, शहरों तक आपूर्ति, स्वच्छ और व्यवस्था। तो एक्वेडक्ट्स जो थे, जिसमें एक्वस जिसमें बोलते हैं हम लोग एक्वस पानी, उसी तरह पहाड़ों से लेकर, ठीक है, पहाड़ों से पानी को शहरों तक पहुंचाने का काम भी रोम सभ्यता में विकसित हुआ। स्वच्छता व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। अगर आप रोम को देखेंगे तो रोम के पहाड़ों में जो भी झरने थे या जो भी नदियां थी उनके करीब करीब, उन पानियों को, उन जलों को शहरों तक लाना और यहाँ के लोगों की आपूर्ति को पूरा करना का पूरा जो तरीका था वो रोम के लोगों को पता था। इसलिए यहाँ पर पानियों का संचार जो था वो बहुत मुख्य था। उसके अलावा स्वच्छ व्यवस्था जो थी रोम की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी रोम के लोग स्वच्छ और साफ सुथरे होते थे। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर रोम का जो रोड मैप देखे, अगर सड़क परिवहन देखे, तो 80,000 किलोमीटर लंबा रोम का सड़क परिवहन था, जहां पर बोल सकते हैं कि सेना की तेज आवाजाही हो सकती थी। ठीक है, तो रोम जो था वो 80,000 प्लस
ठीक है, यानी 80,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबा इसका रोड मैप था और इसकी सेना जो थी आराम से एक जगह से दूसरी जगह इसी रोड मैप से आवाजाही कर सकती थी। इसलिए रोम जो था, हम अब ऐसा बोल सकते हैं कि रोम इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसके पास सेना नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो आप बोल सकते हैं कि अगर रोम के पास ताकतवर सेना तो थी ही थी, हम ये मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके पास एक अच्छा, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। ठीक है, अब देखिए रोमन साहित्य का अगर हम लोग थोड़ा अध्ययन करें तो साहित्य के उद्देश्य से देखा जाए तो रोमन साहित्य मनोरंजन के लिए नहीं बना हुआ है, ये नैतिक शिक्षा और राष्ट्रभक्ति को दिखाता है। ठीक है, अगर प्रमुख लेख देखेंगे तो रोमन में सबसे ज्यादा प्रमुख लेख जो है वो वर्जिल या एनीड का है, जहाँ रोम की दिव्यता को और कर्तव्य और त्याग को दिखाया गया है। ठीक है, सिसिरो कानून, व्यक्तिगत कला और गणराज की रक्षा के लिए बनाया गया। इसको ठीक से आप समझ लीजिए कि जो विर्गिल था, जो एनीड था, ये रोम की दिव्यता को दिखाता है और उसके कर्तव्य और त्याग को दिखाता है। सिक्सियोरो, ठीक है, ये सिक्सियोरो जो था वो कानून, वक्तृत्व कला, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं व्यक्तित्व कला और गणराज की रक्षा को दिखाता है। इसके बाद लिवे जो था ये इतिहास लेखन को दिखाता है और रोम का गौरव को दिखाता है। तो अगर देखा जाए तो कुछ 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला है वर्गिल, जिसमें प्रमुख लेख है रोम की दिव्यता का, उसके कर्तव्य और त्याग का। दूसरा है सिजीरो क्या दिखाता है, उसकी कानून व्यवस्था, व्यक्तित्व कला और गणराज्य की रक्षा को दिखाता है। लिवे क्या दिखाता है, इतिहास लेखन और रोम का गौरव को दिखाता है। अगर जाएं हम आगे तो हमें मिलता है रोम का धर्म, यानी इसकी व्यवस्थाएं। अगर धर्म का स्वरूप देखें तो ये बहुदेववाद था, हर काम का अलग देवता होता था, अनुष्ठान प्रधान थे। ठीक है, तो रोम जो है वो कहीं न कहीं धार्मिक रूप से अलग अलग बहुदेवतावाद पे विश्वास करता था, यानी हर चीज के लिए, हर काम के लिए अलग अलग देवता होते थे। जैसे आप सनातन धर्म में देखिए, कोई बोल सकते हैं प्रकृति देव अलग है, जल के लिए अलग देवी देवताओं को लिया जाता है, आसमान के लिए अलग है, वायु के लिए अलग है। उसी तरह रोम में हर देवी देवताओं को अलग अलग कामों के लिए रखा गया था या अलग अलग कामों के लिए डिनोट किया जाता था। उसी में उनके अनुष्ठान जो होते थे वो बहुत सर्वोपरि प्रधान होते थे। अगर धार्मिक उद्देश्य में देखें तो देवताओं को खुश कर रखना, राज्यों की सुरक्षा, ठीक है, और युद्ध में विजय, ये सभी देवताओं को पूजा करने का मुख्य उद्देश्य होता था। तो आप बोल सकते हैं कि रोम का जो था मुख्य उद्देश्य था देवी देवताओं को खुश रखना, राज्य की सुरक्षा करना और युद्ध में विजय पाने के लिए ये लोग धार्मिक उद्देश्य से देवताओं से जुड़े हुए थे या उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनके लिए अनुष्ठान करते थे। धर्म राज्य का उपकरण माना जाता है, धार्मिक उद्देश्य और धर्म स्वरूप। तो आप कह सकते हैं कि रोम में जो धर्म था वो एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी फैला। लेकिन यहाँ पर एंट्री होता है ईसाई धर्म का। अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म का आगमन के बाद रोम में साफ ये कहा गया कि ईसाई जहाँ एक ईश्वर सम्राट पूजा से इनकार करते हैं, राज्य विरोधी माने गए। ठीक है, तो ये जो था कहीं न कहीं ईसाई धर्म जो था ये बहुत संघर्ष बढ़ा। ईसाई धर्म के आने के बाद रोम में संघर्ष बढ़ा और ईसाई जो एक ईश्वर को मानते थे, सम्राट ने इसकी पूजा करने से इनकार किया और राज्य विरोधी माने गए। इसलिए सम्राट को क्या माना गया, राज्य विरोधी, जिसके कारण उनकी हत्या हुई, उन्हें जेल में डाला गया और उनके लोगों पर अत्याचार हुआ। फिर भी धर्म फैला, फिर भी ये धर्म था ये फैला जहाँ पर समानता, करुणा और मोक्ष का विचार दिखाया गया। ठीक है, तो यही कहीं वो धर्म जो बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन जो धर्म था ये कहीं न कहीं रोम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ। और इसके एक्टिव होने का कारण क्या था, इसके एक्टिव होने का कारण था कि इस धर्म ने बहुत ज़्यादा मात्रा में समानता, करुणा और मोक्ष विचारों को जन्म दिया। ठीक है, अब देखिए इसका जो है निर्णायक मोड़, जहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन से थियोडियस तक का बात हो रहा है। 312 अगर देखा जाए 312 ईस्वी में कहीं न कहीं कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का दर्शन होता है। 313 ईस्वी में धार्मिक स्वतंत्रता होती है। 380 ईस्वी में क्रिश्चियनिटी राजधर्म के रूप में इसे अपनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि रोम जो था 312, 313 और 380 में कुछ मुख्य घटनाओं को करता है, जहां पहला था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का दर्शन, 313 में था धार्मिक स्वतंत्रता और 380 में था क्रिश्चियनिटी राजधर्म को माना गया कि क्रिश्चियन को राज्य धर्म बना दिया गया।
अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में धर्म का विकास कैसे हुआ, चर्च को बहुत ज़्यादा हेरिटेज किया गया, ठीक है, चर्चों को बढ़ाया गया, जो चर्च होते थे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया गया। उसके बाद बिशोप्स जो थे वो काम करने लगे, शिक्षा का नया नया केंद्र खुला, नैतिक कानून को और अधिक पालन करने लगे, लोगों को नैतिक कानून को पालन करने से ज़्यादा उनको बोल सकते हैं शिक्षित किया गया, ताकि वे नैतिकता के आधार पर चले, कानून व्यवस्था के आधार पर चले। इसी तरह से बोल सकते हैं कि रोम जो था अपने चीज़ों में डेवलप हुआ, लेकिन इसके बाद भी रोम का पतन हुआ, लेकिन वह जो चर्च था वो बचे रह गए। मतलब आप बोल सकते हैं कि रोम में साम्राज्य का तो अंत हो गया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई हर चीज़ें जो थी अभी भी पूरी तरह से जस का तस थी। अगर पूरा तरह से हम निष्कर्ष निकालें तो रोमन साम्राज्य गिरा, लेकिन रोमन सभ्यता आज भी अदालतों, चर्चों और संविधान और सड़कों में जिंदा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रोमन साम्राज्य में कला, उसकी जो कानून व्यवस्था था, उसकी जो संस्कृति थी, उसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक एक चीज़ को मैंने डिफाइन करने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला जो क्लास होगा जिसमें हम नई चीज़ों को लाएंगे, उसको और अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय। बहुत बहुत थैंक यू सबका जुड़ने के लिए।